नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। जी हां, आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात सावधानी की, कोरोना से। जी हां, पूरे देश में इस समय कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी लोगों को अब सावधान हो जाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बता रहे हैं कि अब आपको कोरोना को लेकर सावधान हो जाना चाहिए। हर दिन कोरोना की वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। कोरोना अब सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं, नौजवानों के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। इसीलिए आपको कोरोना से बचाव के तमाम इंतजाम पर ध्यान देना चाहिए। तो मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये वो तरीके हैं जिससे बचाव किया जा सकता है। बाहर जाने से बचना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए स्कूल खोलने पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसी के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। कुंभ के शाही स्नान के बाद कई साधुओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिस वजह से प्रशासन की तरफ से सख्ती और बढ़ाई जा रही है। मुख्य सचिव का कहना है कि शासन की तरफ से सख्त आदेश है कि बॉर्डर से किसी को भी 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर एंट्री की इजाजत नहीं है। मुख्य सचिव का कहना है कि कुंभ क्षेत्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और ऐसे में हर रोज 50,000 कोरोना जांच किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या को रोका जा सके। रेमडेसिविर की शॉर्टेज है और इसके लिए परसों मैंने स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार को पत्र भेजा था कि हमें 10,000 आपूर्ति की जाए। तो उसमें उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में एक इसके लिए डेस्क स्थापित हुआ है, उससे हमारी वार्ता चल रही है और 10,000 तो हमें नहीं मिलेगा, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि हमें 2-3 हज़ार मिल जाएगा। मैंने पुलिस महानिदेशक को और आईजी कुंभ को निर्देश दिए हैं कि पूरी कड़ाई से पालन किया जाए। जो भी आदमी बाहर से आ रहे हैं, अगर उनके पास 72 घंटे तक भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनको न आने दिया जाए। उधर काशीपुर में कोरोना के एक साथ 60 मामले सामने आए हैं। इनमें से 40 लोग काशीपुर के ही हैं, जबकि बाकी लोग दूसरे राज्यों से आए थे। उधर सरकारी अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग और ज्यादा बढ़ा दी है। पिछले 1 हफ्ते से कोरोना के किस तरीके से काफ़ी केसेस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आज 13 तारीख के जो हमारे सैंपल्स गए थे उनकी रिपोर्टें आई हैं और उसमें 39 लोग काशीपुर के पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 8-9 व्यक्ति बाहर के जिनको हमने बॉर्डर से जिनका हमने सैंपल्स लिए थे वो हैं। बाकी कुल मिला के लगभग 40 लोग काशीपुर के पॉजिटिव आए हैं। और इसमें बहुत बुरी तरीके से जो है, ज़रूरी नहीं है कि 60 साल से ऊपर वाले हो, 45 से नीचे वाले और काफ़ी बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं। वहीं रुड़की के मंगलोर में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को कोरोना हो गया है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो भी अपनी जांच जरूर करवा लें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग विधायक के संपर्क में आए लोगों की ट्रेसिंग कर रहा है। नैनीताल जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट है। मौजूदा समय में नैनीताल जिले में कोरोना के 225 केस सामने आ चुके हैं। एक तरफ कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कोविड वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रही है। इसके साथ ही सैंपलिंग पर भी जोर दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन भी चल रहा है काफ़ी। हेल्थ केयर वर्कर का हम लोगों ने काफ़ी अचीव कर लिया है। सेकेंड डोज भी उसकी अचीव हो गई है करीब 70%। फ्रंटलाइन वर्कर्स भी सेकेंड डोज भी अच्छी वैक्सीनेट हो गई है और 45+ और 60+ का भी वैक्सीनेशन चालू है। कितना वैक्सीन हमारे पास बचा है? आज हमारे पास 4,500 करीब डोजेस बची हुई थी और अभी जल्द ही हमें 16,000 करीब वैक्सीन मिलने वाली है सेंट्रल स्टोर से। अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो भी हमारी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका वो पूरी तरीके से निर्वहन करें। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि इससे डरने की जरूरत नहीं। बहुत लोग इस बीमारी को छुपा भी रहे हैं, वो भी मत करें, क्योंकि हमें संक्रमण को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम उसको कवर करें।
तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पिथौरागढ़ में डीएम ने मीटिंग की। इस दौरान कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए व्यवस्था बेहतर बनाने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर बातचीत हुई। डीएम का कहना है कि केंद्र की कोविड गाइडलाइंस का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा पानी, खाना और ये सारी चीज़ें इसी तरह बना ली। कोविड को लेकर के जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की है। उसमें जो सरकार के दिशा निर्देश हैं कोविड के संबंध में, प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में, उसको लागू करने के लिए सभी विभागों को एक्टिवेट किया गया है। जैसे अभी तेज़ी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को ज्ञात है, और जो आगामी काल है उसको देखते हुए हम लोगों ने तैयारियों के संबंध में आज बैठक की है। कोविड केयर सेंटर हमारा एक्टिवेट। वहीं रुड़की में आईआईटी के एक छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार छात्र की मौत कैसे हुई। उधर छात्र के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया, जिससे मामला और संदिग्ध लग रहा है। देखिए रिपोर्ट। आईआईटी रुड़की में एमटेक के छात्र की मौत की गुत्थी उलझ गई। छात्र क्वारंटीन सेंटर में रुका हुआ था, उसकी मौत कैसे हुई इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र कुछ कोरोना संक्रमित छात्रों के संपर्क में आया था, जिस वजह से उसे भी आइसोलेशन में रखा गया था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और छात्र की मौत हो गई। छात्र की कोविड जांच कराने पर पता चला कि उसे कोरोना नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि छात्र की मौत आखिरकार कैसे हुई। छात्र के परिजनों ने भी लाश का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है, जिससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या छात्र की मौत को लेकर कुछ छिपाया जा रहा है। सेकेंड ईयर के छात्र की मौत हुई है। आईआईटी के मैनेजमेंट द्वारा अवगत करा गया है कि उसे कल सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे मृत घोषित किया गया है। मृतक का पंचायतनामा भर दिया गया है, लेकिन मृतक के परिजनों का ये कहना है कि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं और पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते हैं, तो उनके द्वारा इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया। आईआईटी जैसे संस्थान में एक छात्र की मौत हो जाती है, कोई ये बताने को तैयार नहीं कि उसकी जान कैसे गई। छात्र के परिवार वाले भी छात्र की मौत की वजह को जानने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। न ही आईआईटी प्रबंधन इस मामले में कुछ बोल रहा, जिससे साफ लग रहा है कि छात्र की मौत के पीछे कुछ तो दाल में काला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस राज से पर्दा कब और कैसे उठेगा। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोटद्वार में पुलिस लोगों को जागरूक करती नजर आई। पुलिस ने दूल्हा और दुल्हन को मास्क बांटकर कोरोना के प्रति जागरूकता का संदेश दिया है। दरअसल शादी के सीजन को देखते हुए सतपुली पुलिस की तरफ से जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन दोनों को पुलिस ने मास्क दिया और जागरूकता का संदेश दिया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हम लोग लगातार अपने उच्च अधिकारीगणों के निर्देशों पर जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोगों ने वाहन चेकिंग के दौरान भी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूक अभियान चलाया। और इसके तहत जो अभी किसी बारातों का सीजन चल रहा है, ऐसे में जो गाड़ियां आ जा रही हैं बारातों की, उन लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। उधर अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को होने जा रहे मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम तीरथ सिंह रावत ने भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जीना के समर्थन में जनसभा की। बीजेपी ने सल्ट सीट के उपचुनाव में दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के भाई महेश जीना को प्रत्याशी बनाया है। इस उपचुनाव में प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के कौशल की परीक्षा भी होनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के मंत्रियों, पार्टी विधायकों और प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों को सल्ट में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से गंगा पंचोली को उम्मीदवार बनाया गया है। किस तरह बिलख रहे थे, चीख रहे थे, आज भी हमारे मन में है। और बहनों और भाइयों, सुरेंद्र जीना जी को मैं विधानसभा से भी जानता हूँ, मुझे भी अवसर मिला उनके साथ में रहने का। प्रदेश अध्यक्ष था, विधायक था। ऐसे सरल और सौम्य, हंसमुख, जब भी देखता था तो चेहरा मुस्कुराहट की तरह, और
और हंसते हंसते अपनी समस्याओं को विधानसभा के अंदर भी रखते थे, बाहर भी रखते थे, पूरी तरह लड़ते थे, झगड़ते थे समस्याओं के लिए और उनका निदान भी करते थे। वहीं सल्ट विधानसभा के लिए 17 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि 2 मई को वोटों की गिनती होगी। सल्ट उपचुनाव में 90,000 से ज्यादा मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। साल 2017 के चुनाव में यहां कुल मतदाताओं की संख्या 95,735 थी, लेकिन इन मतदाताओं में से महज 44,044 मतदाता ही मतदान के लिए आए थे, जिनमें से बीजेपी कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह जीना को 21,581 और कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली को 18,677 वोट मिले थे। इस तरह सुरेंद्र सिंह जीना ने गीता पंचोली को 2,904 मतों से हराया था। यानी इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रही थी। माना जा रहा है इस बार भी टक्कर कांटे की ही होगी। 17 अप्रैल को मतदान और 2 मई को रिजल्ट आएंगे, काउंटिंग होगी। 90,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। साल 2017 में कुल 95,000 मतदाता थे। सल्ट उपचुनाव में होने के लिए जा रहे मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों और सुरक्षा कर्मियों ने रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, मगर चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि ज्यादातर फोर्स अभी कुंभ में लगी हुई है। सल्ट विधानसभा पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में पोलिंग पार्टियों को 10 किलोमीटर तक पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी। ईवीएम को गांव से वोटिंग के बाद सकुशल भिकिया सैण लाना प्रशासन के लिए चुनौती है। वहीं पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल खटीमा पहुंचे। इस दौरान बिशन सिंह चुफाल ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बिशन सिंह चुफाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि उनके प्राथमिकता प्रदेशों के लोगों को साफ पानी मुहैया कराना और पानी की किल्लत को दूर करना है। तो पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल का यह दौरा, जहां पर पहले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद कार्यकर्ताओं से बिशन सिंह चुफाल ने मुलाकात की और साथ ही यह आश्वासन दिया कि उनकी प्राथमिकता है कि उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। गर्मी का मौसम है, पेयजल स्रोत में पानी कम हो गया, पेयजल की समस्या बनी हुई है। इसलिए पेयजल को लेकर ही मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, पूरे जनपदों में जा रहा हूँ, अधिकारी के साथ बैठे हैं। उन समस्या को लोगों को कैसे भी समाधान करके घर तक, उनके घर तक पानी पहुँचाए, ये सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता। वहीं रुड़की के भगवानपुर में नकली दवाई की कंपनी पर छापेमारी हुई है और पुलिस और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है, जिसमें मौके से करीब 20 लाख रुपए की नकली दवाइयां जब्त की गई हैं। साथ ही अलग अलग कंपनियों के रैपर भी बरामद हुए हैं और पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि इस धंधे के असली मास्टरमाइंड अभी फरार चल रहे हैं। तो पुलिस ने कंपनी को सील कर दिया है। दवा कंपनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दवाइयाँ बन रही थी, नकली दवाइयाँ बन रही थी और हमने जो दवाइयाँ बरामद हुई हैं उनको सील मोहर कर लिया है। और इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड में फूटा कोरोना बम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आए 2220 कोरोना के केसेस। उत्तराखंड में 24 घंटे में 2220 कोरोना के नए मामले सामने आए। राज्य में अब तक 1,16,244 कोरोना के मरीज। तो कोरोना से 9 लोगों की हुई मौत। सबसे ज्यादा राजधानी देहरादून में 914, हरिद्वार में 613, उधम सिंह नगर में 131 और नैनीताल में 156 मामले। तो लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2000 से ज्यादा केस। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। एबीपी नेटवर्क लगातार देश भर में अपना विस्तार कर रहा है और इसी कड़ी में नेटवर्क ने आज एबीपी नाडु डिजिटल चैनल लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो दक्षिण भारत की हर खबर से जुड़िए एबीपी नाडु पर। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद रुक करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड सचिवालय में फिर से बैन हो सकती है एंट्री। इस वक्त की बड़ी खबर, बाहरी लोगों की एंट्री हो सकती है बैन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया जा सकता है फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, तो सचिवालय में बाहरी लोगों की एंट्री बैन हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर।
खबर नैनीताल से, जहां जंगल में आग लगी हुई है और जंगल आग से झुलस रहे हैं। भवाली मार्ग पर चीड़ के जंगल में आग लग गई। बताया जा रहा है यह आग किसी शरारती तत्व ने लगाई है। तो सुलग रहा है जंगल। आग में धधकते ये जंगल नैनीताल के हैं। देखिए आग ने जंगल में कैसा तांडव मचा दिया है। तस्वीरें ऐसी जैसे लग रहा है मानो जंगल में होली जलाई जा रही है। भवाली मार्ग पर चीड़ के जंगल में भीषण आग लग गई है। आग ने जंगल के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। चीड़ा का जंगल होने की वजह से आग तेजी से फैल गई। घटना की जानकारी के बाद डीएफओ खुद मौके पर पहुंचे। अधिकारियों का मानना है कि ये आग शरारती तत्व ने लगाए। आग इतनी भीषण है कि इसे बुझा पाना वन विभाग के बूते से बाहर की बात हो गई। परेशानी इस बात की भी है कि एक जगह की आग बुझती है तो दूसरी घटना सामने आ जाती है, जिसने वन विभाग को टेंशन दे रखी। एबीपी गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। तो यह आग सिर्फ नैनीताल नहीं बल्कि मसूरी के जंगलों में भी आग ने तांडव मचा रखा है। बीती रात जब्बर खेत के जंगलों में भीषण आग लग गई और आग बुझाने के लिए फायर सर्विस और वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पहाड़ों की रानी में आग का तांडव, जंगल में आग ने मचाई तबाही। धू धू कर जल उठे हरे भरे पेड़। पहाड़ों की रानी की खूबसूरत आबो हवा का लुत्फ उठाने के लिए देश के कोने कोने से सैलानी आते हैं, मगर इन दिनों मसूरी के जंगलों में आग ने ऐसा तांडव मचाया कि हर ओर धुआं नजर आ रहा है। जब्बर खेत के गांव में धधकते इन जंगलों को देखिए, ये तस्वीर आपके दिल में खौफ भर देगी। जरा सोचिए, अगर कोई इस जंगल में फंस जाए तो उसका जान बचाकर बाहर आना मुश्किल। आग की वजह से एक तरफ हरे भरे पेड़ जलकर खाक हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जंगल में रहने वाले वन्य जीवों की जान पर भी आफत आ गई। जिस तरह से जंगल झुलस रहा है, इस बात की पूरी आशंका है कि जंगली जानवर बेमौत ही मारे जा रहे हैं। वन विभाग मानता है कि आग शरारती तत्वों ने लगाई, जिसकी चिन्हीकरण की कोशिश जारी है। इतना ही नहीं, वन विभाग ने आग लगाने वालों की जानकारी देने पर इनाम तक घोषित कर दिया है। साथ ही जानकारी देने वाले शख्स का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा ताकि उसे किसी तरह का खतरा न हो। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर कोई जंगल में आग लगाएगा क्यों? भला किसी को जंगल में आग लगाने से क्या फायदा? एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी के जंगल में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं। आगे देखिए सुनो यूपी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।